हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेधस्वी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे क्रैश कोर्स, जहां पर मैं आपको फुल चैप्टर का वीडियो लेक्चर बनाकर दूंगा। आज मैं शुरू करूंगा बायोटेक्नोलॉजी से। राइट। सो आप लोग बने रहिए मेधस्वी इंस्टीट्यूट के साथ। हम लोग आज से शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। एंड कंटिन्यूसली मैं आपको डेली वीडियो लेक्चर्स एक एक चैप्टर के अपलोड करता रहूंगा, सो दैट आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। आप इस नीट 2021 के एग्जाम में एटलीस्ट बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। राइट। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बेटा, बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने होंगे। सेल डिवीजन एंड डीएनए के ऊपर भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, आपको वो भी चेकआउट करना है। देन आप इस बायोटेक्नोलॉजी वाले लेक्चर पर आ सकते हैं। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है बच्चे? बायो मीन्स समथिंग विच इज लिविंग। टेक्नोलॉजी मीन्स हम क्या करेंगे लिविंग में। नॉर्मली हम इस चैप्टर में बात करते हैं डीएनए की। राइट। डीएनए को इंजीनियर करने की। आई बात समझ? क्या करते हैं? डीएनए को इंजीनियर करने की बात करते हैं। दैट मीन्स बायोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी का यूज करना चाह रहे हैं। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो यहां पे हम क्या करते हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और एंजाइम को, और प्रोड्यूस करते हैं अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बनाना। देखिए, होता क्या है, नॉर्मल जो नेचर में प्रोडक्ट बन रहा है, हम चाहते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिले। राइट। तो हम किस चीज का यूज करते हैं? बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। हम करना क्या चाह रहे हैं? देखो, हम करना चाह रहे हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। हम क्या करना चाह रहे हैं? यूज करना चाह रहे हैं डीएनए की केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए, डीएनए या फिर आरएनए। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे जो डीएनए में है, नॉर्मली हमें मालूम है डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। दैट इज सेंट्रल डोगमा। एम आई क्लियर? सो डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। करेक्ट। तो इस सेंट्रल डोगमा में हम चाह रहे हैं, नॉर्मली क्या है, प्रोटीन बनाना काम है ना डीएनए का, और प्रोटीन हमारे फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स अगर हमारी आईज का कलर रेड है या ब्लू है या फिर ग्रीन है या फिर ब्लैक है, सो इट इज ड्यू टू प्रोटीन। क्लियर? सो हम चाह रहे हैं कि हम डीएनए में कुछ ऐसा चेंज करें जिससे हम अपने फिनोटिपिक कैरेक्टर को या तो एनहांस कर दें, बोले तो या तो ज्यादा कर देंगे या उससे चेंज कर देंगे। चेंज किस हिसाब से करेंगे? अपने हिसाब से। बात समझ में आई? तो कुछ ऐसा करने के लिए डीएनए में हमें उसकी केमिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? चेंज। केमिस्ट्री बोले तो डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। तो दैट इज केमिस्ट्री एक्चुअली। इसे अगर हम चेंज करेंगे, यहां पर क्या होता है ना, सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा। सो यहाँ पर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे जिनको हमने चेंज करना है। ऑब्वियसली जीएनए, जो डीएनए है उसका कुछ पार्ट क्या है? जीन है ना। दैट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो सारा का सारा डीएनए तो हमारे लिए यूजफुल है नहीं, है ना। टोटल लेंथ कितनी है डीएनए की? 2.2 मीटर। तो सारा का सारा डीएनए हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ओनली सम पार्ट ऑफ डीएनए इज यूजफुल। तो हमें उसी पार्ट को चेंज करना है और उसका नाम क्या है? जीन। सो हमें क्या करना है? जीन की इंजीनियरिंग करनी है। दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट। कैसे होगी? हम उसकी केमिस्ट्री को चेंज करेंगे। हम सीक्वेंसेस को या तो तोड़ देंगे या मतलब या फिर नया सीक्वेंस कोई ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे वही हम इसी चैप्टर में ये सब सीखेंगे। दूसरा, अगर हमने मान लो अपने हिसाब से डीएनए लिया और इसको चेंज कर दिया, क्या कर दिया? चेंज कर दिया मान लो, और हमने क्या किया? प्रोडक्ट को एनहांस कर दिया या हमने प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया। जो भी प्रोटीन बनी, प्रोटीन इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, तो उसे हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया या इंक्रीज कर दिया। तो कैसे हम उस डीएनए को चेंज करेंगे? पहले तो फिर हम उस डीएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। राइट। तो ये पूरा जो एक मीडियम, एक प्रोसेस है, वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। दूसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंट्स इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जहां पे सिर्फ वही चीज ग्रो करे जो आप चाहते हैं। राइट। दैट इज स्टेराइल मीडियम।
when no other microbial organism can grow, only that thing can grow which you want to grow. Simple. सो बेटा इस चीज को करने के लिए आपको ना कुछ टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? मान लो ये एक डीएनए है बेटा, इसको आपने मिडल से कट किया तो इस तरह से ये हाफ ऐसे कट हो गया और हाफ ऐसे कट हो गया. अभी इस हाफ जो ये दो पार्ट हुए हैं इनके बीच में मैं कोई और डीएनए डाल दूं, इस तरह से एड अप कर दूं, सो अभी जो ये डीएनए का सेगमेंट बना दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए. एम आई क्लियर? सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? वेयर द पेरेंट डीएनए किसको बोलेंगे? जो डीएनए आपने लिया है, राइट, जिसको आपने कट किया है मिडल से. अभी हम ये सब पढ़ेंगे, कट कैसे करेंगे या फिर दूसरा इसमें डीएनए कैसे जोड़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम, राइट. नॉर्मली डीएनए में हमारा काम किससे है, लेना देना किससे है? जीन से, क्योंकि वही तो हमारे फिनोटिपिक और प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रेस्ट ऑफ द डीएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट, तो उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है. एम आई क्लियर? राइट. नेक्स्ट पे आ जाओ जरा. जीन क्लोनिंग क्या होता है बच्चे? मान लो आपके पास एक जीन है. जीन क्या है? एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जो किसी भी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, राइट. तो इस जीन को आपने क्या करना है? क्लोन करने के बाद, मतलब क्लोन करना है आपने इसको 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से आपने इसके बिलियन कॉपीज बनानी है. दैट इज जीन क्लोन. कैसे की जाती है वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे. नेक्स्ट इज जीन ट्रांसफर. मान लो आपने बहुत सारी बिलियन कॉपीज बना ली, अब आपको इसको या तो प्लांट में इंसर्ट करना है या फिर आपको इसको एनिमल में इंसर्ट करना है, सो दैट आप उस जीन से प्रोडक्ट बना सके डायरेक्ट इन प्लांट्स और एनिमल. तो कैसे इंसर्ट करेंगे? दैट इज जीन ट्रांसफर. वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या मतलब है कि डीएनए पे एक ऐसी साइट का होना, ठीक है, एक ऐसी साइट का होना जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो सके. बेटा जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो सके, अगर वहां से ऐसी साइट प्रेजेंट होगी तभी तो ये जीन जो है क्या कर सकता है, या ये डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है या अपनी कॉपीज बना सकता है. आई बात समझ? अगर ये साइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये ऐसा नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है प्लाज्मिड. ये आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे कि प्लाज्मिड होता क्या है. करेक्ट था क्या? दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर. इन्होंने क्या किया था? इन 1972 इन्होंने एक आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. ये क्या है भाई? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात. मान लो ये एक बैक्टीरिया है. आपको मालूम होगा एक बैक्टीरिया में एक डीएनए होता है अंदर वाली साइड पर, साइटोप्लाज्म में, जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन के मीजोजोम से जुड़ा होता है. नॉर्मली मीजोजोम क्या है? इनर फोल्डिंग है ऑफ मेम्ब्रेन. क्लियर? तो ये डीएनए इधर जुड़ा होगा या इसके साथ एसोसिएटेड होगा. एक और डीएनए होता है दैट इज सर्कुलर डीएनए. कौन सा होता है? सर्कुलर डीएनए. बेटा इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं. करेक्ट. अच्छा, कोई भी जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बीमारी कॉज कर रहा है हमें या कुछ भी कर रहा है, तो वो उसमें ऐसा क्या है कि वो हमें बीमारी कॉज कर रहा है, राइट. तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? बाहर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, या ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी या चेन्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स की चेन्स प्रेजेंट होंगी. आई बात समझ? यही क्या होती है एक्चुअली हम लोगों में बीमारी का कारण होती है. ये एक्चुअली यही चीजें बीमारी, ये क्या करते हैं? जब भी सेल में एंटर करेगा बैक्टीरिया या बॉडी में एंटर करेगा तो सेल के साथ इंटरेक्ट करती हैं चेन्स जो है. तो हम क्या करते हैं? इनके लिए एंटीबॉडी बनाते हैं. एंटीबॉडी क्या होती है? ध्यान से सुनना मेरी बात. ये जो चेन्स हैं ये हमारी बॉडी में सेल या किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट ना करें तो हमारा इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है. ये जाकर इनसे चिपक जाती हैं और इसको रोक देती हैं. ये जब इससे चिपकेगा तो ये क्या हो जाएगा? बाइंड. तो ये अब हमारे किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता. सो दैट्स हाउ एंटीबॉडी प्रोटेक्ट अस. क्लियर? अभी क्या है, जो ये प्लाज्मिड है ना, ये एक्चुअली कोड करता है. ये भी क्या है? सर्कुलर डीएनए. तो कोड तो करेगा किसी न किसी चीज को. ये किसे कोड करता है? ये इन चेन्स को कोड करता है, राइट. ये चेन्स कैसे बनेंगी, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये प्लाज्मिड इसको हैंडल करेगा. अभी होता क्या है कि बैक्टीरिया को भी जिंदा रहना है, इसको भी अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, तो ये क्या करता है? अपने प्लाज्मिड में
चेंज ला देता है, अपने सीक्वेंसेस में चेंज ला देता है, जो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए, उसमें चेंज आने से जो एंटीबॉडी पहले इसके साथ बाइंड कर रही थी चेंज के साथ, ये क्या कर देता है, अपने जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज ला देता है और इनको चेंज कर कर इनकी शेप मान लो ऐसे कर दी, कैसे कर दी, कुछ इस तरह से। अब बेटा जो एंटीबॉडी पहले इसके साथ चिपक रही थी या इसको बाइंड कर रही थी, अब वो एंटीबॉडी इसको बाइंड नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इस प्लाज्मिड ने अपने जीन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद ये जीन कैसा हो गया, इस एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंट। बोले तो अब ये एंटीबॉडी इसके साथ, इसकी जो चेन्स है बाहर, उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। ये किसने ढूंढा था, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयल। इन्होंने क्या देखा कि एक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है इनसाइड द बैक्टीरिया एंड दैट इज इन प्लाज्मिड। कहां पर है वो, प्लाज्मिड में, राइट। समझ में आया इतना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बेटा ये एक सीजर की तरह है, बोले तो एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह है, ठीक है। अब ये जो कैंची है, ये नॉर्मली कैंची किसके काम आती है, कपड़े कुपड़े काटने के काम आती है ना। यहां पर ये मॉलिक्यूलर सीजर किसको काटने के काम आ रही है, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे मिले वो भी आप देखेंगे, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे और क्लोनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नॉर्मली 3 स्टेप्स हैं जिसमें ये पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी समअप हो जाती है, जो आपको इस चैप्टर में एक्चुअली करना है, राइट। और वो क्या है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक पौधा है, ये मान लो वीट का पौधा, वीट का प्लांट है। वीट क्या है, वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्राइटेकम एस्टाइवम, करेक्ट। तो ये ट्राइटेकम एस्टाइवम वीट का जो प्लांट है, मान लो इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, और इसमें सीड भी क्या है, काफी ज्यादा हेल्दी लगते हैं, और काफी ज्यादा अमाउंट इसका क्या है सीड का, वो भी ज्यादा है, राइट। हम भी यही चाहते हैं, साइज जो है वो सीड का ज्यादा है और हाइट भी ज्यादा है, हम भी यही चाहते हैं हमारे प्लांट में ये हो। ये वैरायटी मान लो किसी और जगह पर पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि मान लो इसकी हाइट ना, जिसके सीड का साइज ज्यादा है उसकी हाइट मान लो कम है। क्या है, इसकी हाइट मान लो कम है, और मेरे पास जो वैरायटी है बेटा, उसमें जो हाइट है वो उसकी ज्यादा है लेकिन साइज छोटा है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो वैरायटी है ये वाली, इसमें हाइट भी ज्यादा हो और साइज भी ज्यादा हो। ये मेरी इच्छा है, डिजायर है। मैं क्या करूंगा, मैं इस वीट प्लांट का सेल लूंगा, इस सेल के अंदर से डीएनए निकालूंगा, और बेटा इस डीएनए से मुझे अब क्या चाहिए, वो जीन चाहिए, है ना। मेरा इंटरेस्ट किस जीन में है, मेरा इंटरेस्ट उस जीन में है जो जीन इसके सीड के साइज को कोड करता है। किसको कोड करता है, साइज को कोड करता है, क्योंकि वो बड़ा साइज है, जो सीड का साइज है वो बड़ा है। मैं चाहता हूं मैं वो जीन लूं और उस जीन को यूज करूं अपने प्लांट में, सो दैट मेरे प्लांट में हाइट भी ज्यादा हो और साइज भी सीड का ज्यादा हो। तो जो वो जीन है बेटा, वो है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो मुझे चाहिए ना, इसलिए वो मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल जीन है, राइट। फिर डिजायरेबल जीन को क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफाई डीएनए इनटू द होस्ट। इस जीन को मैं होस्ट में, ये हो सकता है सीधा प्लांट में इंसर्ट करूं, राइट, या फिर मतलब प्लांट में इंसर्ट कर सकता हूं, या फिर प्लांट के गैमीट्स में इंसर्ट कर सकता हूं, ठीक है। पोलन ग्रेन में मान लो मैंने पोलन ग्रेन के डीएनए में ये जीन इंसर्ट कर दिया, अभी मैंने इसको फर्टिलाइज करवाया एग के साथ, जो कि प्लांट का जो फ्लावर में एग होंगे, राइट, एम्ब्रियो साइक के साथ, और फिर जो प्रोजेनी बनी बेटा, उसमें क्या है, हाइट भी ज्यादा और सीड का साइज भी ज्यादा। इज इट क्लियर, दैट इज द थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए टू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। कर दिया ट्रांसफर, एंड नाउ द प्रोजेनी इज हैविंग हाइट भी उसकी ज्यादा है एंड साइज भी सीड का ज्यादा है। क्लियर। तो यही हमें इस पूरी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से होते हुए आप किस तरह से ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स की। हम एक प्रोसेस, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है। अभी हम बात करेंगे टूल्स की बच्चे, कि टूल्स क्या क्या यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो क्या था, मॉलिक्यूलर
सीजर, था कि नहीं, जिसको मैंने कहा जो मॉलिक्यूलर को कट करेगा। So, हुआ क्या इन 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन असर्शिया कोलाई वर आइसोलेटेड। तो बेटा असर्शिया कोलाई इज एन बैक्टीरिया, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, इज अ बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया को खाने वाला एक एंजाइम होता है या उसे इन्फेक्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया, फेज मींस खाना। तो बैक्टीरिया को किल करने वाला एक वायरस है, दैट इज बैक्टीरियोफेज। अब ये वायरस क्या करता है, ये एक्चुअली अपना डीएनए इंसर्ट करता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है इस बैक्टीरिया में, एंड फाइनली इस बैक्टीरिया की लाइसिस करके मल्टीपल वायरसेस क्रिएट करता है। तो बैक्टीरिया को भी अपनी जान बचानी थी, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनिज्म अपनी जान बचाना चाहता है, तो बैक्टीरिया ने एक तरीका निकाला है, फाइंड द वे टू टैकल द सिचुएशन। नाउ हाउ टू टैकल द सिचुएशन, दो तरीके थे बैक्टीरिया के पास। पहला तरीका क्या है कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है, बैक्टीरिया यहां पे भेज देता है एक एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। क्या करता है? मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। कहां ऐड करता है? तो मान लो ये इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, जहां जहां बेटा साइटोसिन लगा होगा ना डीएनए में, वहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा वहां पर? मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। ये करेगा क्या बेटा, जहां भी मिथाइल ग्रुप ऐड होगा वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन को एक्चुअली रोक देगा। क्या रोक देगा? ट्रांसक्रिप्शन को। बेटा अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो आरएनए बनेगा? एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगी? वो भी नहीं बनेगी। मेरी बात समझ में आई? और बच्चे अगर प्रोटीन नहीं बने तो क्या ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज भले ही अपना डीएनए इंसर्ट कर दे, लेकिन वो ट्रांसक्राइब भी नहीं हो पाता, तो वो सरवाइव भी नहीं कर पाता, इसलिए बैक्टीरिया जिंदा बच जाता है। क्लियर? तो ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था कि इस बैक्टीरिया पे ये बैक्टीरियोफेज जैसे ही अपना डीएनए इंसर्ट करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है, और वो एंजाइम क्या करता था, इस बैक्टीरिया को कट कर देता है। अब बेटा ये इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करता है। मान लो बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए है, इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो आरएनए बनाएगा, क्या वो आरएनए सही वाली प्रोटीन बना पाएगा जो उसको एक्चुअली बनानी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कट हो चुका है। कट होने के बाद तो नॉर्मल वाली प्रोटीन तो बन ही नहीं सकती। अगर नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगी तो ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो सरवाइव करेगा ही। पहली बात तो वो आरएनए ही नहीं बना पाएगा। आई बात समझ? तो जो दो तरह के एंजाइम थे, हमें लेना देना दूसरे से ज्यादा है, जो वो कट करने वाला, उसको नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम दिया गया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और मालूम पड़ा ये जो कट करने वाला है ये दो तरह के हैं, एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। बेटा दोनों में फर्क क्या है? जो एक्सोन्यूक्लियस है दैट इज नॉन स्पेसिफिक। क्या मतलब है? ये एक्चुअली एक्सोन्यूक्लियस, मान लो एक डीएनए है, उसको एंड से कट करेगा। कहां से कट करेगा? एंड से। सो एंड तो एंड ही है, ये कोई स्पेसिफिक सेगमेंट तो है नहीं। एंड तो कोई भी, मतलब एक सिरा आपने इधर पकड़ लिया, एक उधर, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, राइट। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक डीएनए आप ले लो, उसके मिडल में ये इसको पूरा स्कैन करेगा, फिर ये काटेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से। किससे काटेगा? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से इसे कट करेगा। और बेटा उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, या उसको नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसको आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे या फिर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, वो क्या दिखेगा आपको, या वो पढ़ने में क्या होगा? सेम, जैसे GAATTC आपने पढ़ा 5 to 3 प्राइम। अब बेटा इसको 5 to 3 उल्टा पढ़ो तो वो भी क्या है? GAATTC। आई बात समझ? तो दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नॉर्मली 6 बेस पेयर इन साइज इन केस ऑफ स्पेसिफिक, मतलब हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो कोई एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक 1, ये कोई एंजाइम है मान लो, ठीक है,
ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा। मान लो ये कट करता है GAATTC, इसको कट करता है, जो कि क्या है 6 बेस पेयर लॉन्ग है। आई बात समझ। कोई दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो किसी और सीक्वेंस को कट करेगा, लेकिन वो उसी को कट करेगा, मतलब वो स्पेसिफिक है। करेक्ट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3, ये तीसरा एंजाइम है, मान लो ये भी किसी अलग सीक्वेंस को कट करेगा। तो ऐसे ऐसे कितने हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आज तक मिल चुके हैं बेटा, इतने हमें मिल चुके हैं 900। और कितने बैक्टीरिया से मिल चुके हैं? 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। तो मतलब एक बैक्टीरिया से हमें एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल सकते हैं। यही बात समझ। मोर देन वन मिल सकते हैं, मोर देन वन। करेक्ट। अब बात आती है इसके नामकरण की, जो कहते हैं हम नेमिंग की। आई बात समझ। तो नेमिंग का मतलब क्या है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ई कोर 1, तो कहने का मतलब है जिस बैक्टीरिया से ये मिला है, जैसे ये वाला जो नाम है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है ये, ठीक है, ये मिला है हमें असर्शिया कोलाय से। अब बेटा एसर्शिया क्या है? जीनस। कोलाय क्या है? स्पीशीज। तो जीनस से हमने क्या लिया? उसका पहला वर्ड ई, और स्पीशीज के पहले 2 वर्ड्स लिए, CO। आर क्या है? स्ट्रेन। और 1 क्या है? ये इसका नंबर बताता है कि कौन से नंबर पे डिस्कवर हुआ। ये पहले नंबर पे हुआ, तो नाम नंबर क्या है? 1। जैसे मैं आपको बताता हूं हिंद 2, तो बेटा हिंद 2 क्या है? एच। कौन सा बैक्टीरिया? पहले तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो बेटा हीमोफिलस क्या है? जीनस, जिसका एच लिया गया, जीनस का एच स्टार्टिंग का वर्ड। स्पीशीज का आईएन लिया गया। डी क्या है? स्ट्रेन है। और सेकंड क्या है? ये सेकंड नंबर पर डिस्कवर हुआ है। बोलो बात समझ में? राइट। सो इस तरह से इसकी क्या की जाएगी? नेमिंग की जाएगी। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम किसने रखा था? आर्बर नाथन एंड स्मिथ ने इन 1970। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1963 में ये डिस्कवर कर लिए गए थे, 1970 में इनका नाम भी रख लिया गया था। ठीक। ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, दैट इज मिथाइलेशन। साइटोसिन पे क्या होगी? मिथाइलेशन। मतलब साइटोसिन की क्या होगी? मिथाइलेशन। आई बात समझ। तो ये विदाउट मिथाइलेटेड है, और दिस वन इज विद मिथाइलेशन। आगे आ जाते हैं जरा अब हम। हिंद 2 क्या करता है? स्पेसिफिक साइट से कट करता है, दैट इज GAATTC, विच इज 6 बेस पेयर लॉन्ग। आपको याद रखना है ये, बाकी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक। अभी ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? दैट इज न्यूक्लियस क्लास। दो तरह के स्टेशन, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। दोनों का फंक्शन बता चुका हूं। अब बेटा जहां से ये कट करेंगे ना, वहां पे बनाएंगे स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स होने की वजह से ही आपस में क्या हो पाते हैं? चिपक पाते हैं। राइट। अब स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? तो जरा इधर देखो, दिस वन इज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कट किसको करेगा। राइट। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो होता क्या है, मान लो ये एक प्लांट है, फिर से वही वीट प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टाइगम। ठीक। तो ये वीट का जो प्लांट है, मैंने इसका एक सेल लिया बेटा, इस सेल से मैंने क्या निकाला? DNA। तो इस वीट की हाइट इसकी कम है, और इसका सीड साइज ज्यादा है। ये वाइल्ड वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? मान लो ये वाइल्ड वेराइटी। अभी जो मेरे घर में उगता है ना, उसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन सीड का साइज कम है। मुझे यहां से कौन सा जीन चाहिए? मुझे यहां से जीन चाहिए जो किसको कोड करता हो? साइज को, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, सीड साइज। राइट। तो मैं कैसे, मतलब ये कौन सा हमारा DNA है, या ये कौन सा जीन है? बेटा ये जीन है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस जीन में, मुझे चाहिए ये जीन। तो ये मेरा कौन सा जीन है? इसे मैं कहता हूं फॉरेन जीन। क्या बोलता हूं मैं इसे? फॉरेन जीन। मतलब ये वाइल्ड वेराइटी है। मेरी अपने वाली वेराइटी तो ये है ना, जिसकी हाइट ज्यादा है लेकिन सीड साइज कम है। तो ये वाइल्ड वेराइटी को, इसमें जो जीन है, या मैं इसे फॉरेन DNA बोलूंगा, या मैं इसे फॉरेन जीन बोलूंगा। DNA की बात करूंगा तो पूरे DNA की, जीन की बात करूंगा तो पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं। राइट। तो मैं इसे कहूंगा फॉरेन जीन चाहिए। करेक्ट है। अब मैं इस जीन को क्या करूंगा? मान लो मैं इधर से भी क्या लिया? एक सेल लिया। ठीक है, अपना जो
प्लांट है उधर से भी सेल लिया बेटा, इसका भी डीएनए निकाल दिया, ये निकाल दिया इसका डीएनए। अब मैं इसको कट करूंगा, यहां से मुझे ये जीन कट करना है, तो कौन कट करके देगा मुझे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देगा कि नहीं? कितने है मेरे पास? 900। कितने बैक्टीरिया से हैं? 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। कोई एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लूंगा और उससे मैं इसे कट कर दूंगा, तो वो इधर क्या बनाएगा? स्टिकी एंड्स। मान लो ये आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने ये कट किया जीन, वो ये है। अब इसमें क्या बने होंगे? स्टिकी एंड्स। स्टिकी होंगे, जो ऐसे एंड्स होंगे, ऐसे एंड्स बने होंगे इसके साइड में, लास्ट में, जो स्टिक करेंगे किसके साथ? मेरे इस डीएनए के साथ। तो इधर भी क्या होने चाहिए? स्टिकी एंड। तो मेरे वाले डीएनए पे भी क्या होने चाहिए? स्टिकी एंड्स होने चाहिए, तभी तो आपस में चिपकेंगे दोनों। और दोनों स्टिकी एंड एक दूसरे के को चिपकने वाले होने चाहिए। तो बेटा दोनों में ऐसा कब होगा? जब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तुम फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए को क्या करोगे? कट करोगे, और इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे जिसमें आपको ये जीन इंसर्ट करना है। तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे भी कट किया, ये बेटा कट होकर ऐसा हो गया, ठीक। और फिर मैंने इसके बीच में क्या जोड़ दिया? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये स्टिकी, यहां भी स्टिकी एंड, यहां भी स्टिकी एंड, और यहां भी, और यहां भी स्टिकी एंड। तो ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। बोलो बात समझ में? और ये क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोले तो आर डीएनए बन जाएगा। एम आई क्लियर? राइट। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये स्टिकी एंड कुछ इस तरह से बनेंगे। अभी आपको मालूम हो गया है कि हमें करना क्या है, राइट। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं यहां पर, क्योंकि आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी एक बार तो पढ़ी है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें, राइट। और ये क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं थोड़ा तेज भी करवा रहा हूं आपको। अब मान लो, एक तो मैं ये कर सकता हूं, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? मान लो जैसे वीट का प्लांट है और इसमें ग्लूटन नाम की क्या होती है? प्रोटीन होती है। मुझे चाहिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट, मुझे वो लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि मुझे वो पैक करके लोगों में, मतलब ग्लूटन जैसे नॉर्मली मसल बिल्ड वगैरह को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्रोटीन्स के पैक या डब्बे होते हैं, जो भी हैं, जो मोस्टली क्या करते हैं, जिम जो करते हैं लोग, वो यूज करते हैं। मैं चाहता हूं मैं इसको लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन करूं। कैसे करूंगा? मैं वही वीट का प्लांट का सेल लूंगा, सेल से डीएनए निकालूंगा और इस डीएनए को कट कर दूंगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। बेटा यहां से क्या निकालूंगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लो ये आ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको इंसर्ट करूंगा वेक्टर डीएनए। अब वेक्टर डीएनए क्या है? जैसे वेक्टर होती है फीमेल एनोफ्लिस, क्या करती है? प्लाज्मोडियम को कैरी करती है कहां तक? हमारी बॉडी तक। तो वेक्टर को तो कभी भी डिजीज होती नहीं, इसका काम क्या है? इस प्लाज्मोडियम को लेकर आना हमारी बॉडी तक, यही काम होता है वेक्टर का। यहां भी वेक्टर का यही काम है। तो यहां पे मोस्टली हम क्या लेते हैं? प्लाज्मिड को वेक्टर। अब क्यों लेते हैं? देखो यहां पे फीमेल एनोफ्लीज को ही चूज क्यों किया एज ए वेक्टर प्लाज्मोडियम ने? क्योंकि ये हमारे ब्लड पर फीड करती है, ब्लड सक करती है, देन फीड करती है ब्लड पर, राइट। अगर ये हमारे ब्लड पर फीड करना बंद कर दे तो प्लाज्मोडियम इसका यूज करना छोड़ देगा, वो किसी और के लिए अडेप्ट हो जाएगा, जो हमारे, जिसकी पहुंच हमारे ब्लड तक हो। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? राइट। तो कहने का मतलब है वेक्टर होने के लिए भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो यहां पर प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर लिया गया, तो इसने भी बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है। अब वो कंडीशंस कौन सी है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। तो हम क्या करेंगे? इस वेक्टर का यूज करेंगे और इस वेक्टर में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालकर इसको, इससे हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम इन्हें कंपाइल भी करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने इसमें क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे वो ग्लूटन प्रोटीन को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है। मुझे चाहिए बहुत ज्यादा ग्लूटन, क्यों? ताकि मैं उसको क्या कर सकूं? डब्बों में भरकर लोगों में बेच सकूं, है ना। उससे क्या बन जाऊंगा मैं? विलेन। ठीक है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ये मतलब एक प्रोसीजर है जो हम करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे वेक्टर का। वेक्टर क्या होता है? वो डीएनए, जैसे प्लाज्मिड भी क्या है? एक सर्कुलर डीएनए है ना, सीडीएनए। तो बेटा ये वो डीएनए है जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करने में
हेल्प करेगा, एज वेल एज उससे प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करेगा। आई बात समझ? तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, ये वेक्टर मल्टीप्लाई करवाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, राइट? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, स्टिकी एंड से आगे, कि स्टिकी एंड कैसे बनते हैं और स्टिकी एंड बनने के बाद किस तरह से प्रोडक्ट वगैरह हम ले सकते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्यों जरूरी है। देन हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स, सिलेक्टेबल मार्कर क्यों जरूरी है, या क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, और फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कौन सा प्रोसीजर है, राइट? फिर हम पढ़ेंगे टीआई प्लाज्मिड के बारे में एंड देन कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। देन हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के लिए, दैट इज हीट शॉक, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन और डिसआर्म्ड पैथोजन। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस पढ़ने का बेटा हम पीसीआर भी पढ़ेंगे, देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, बायोरिएक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड देन ये चैप्टर खत्म। तो आपने बने रहना है मेदस्वी इंस्टीट्यूट के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें सो दैट वो भी पार्टिसिपेट कर सकें इस क्रैश कोर्स में और वो भी बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकें, करेक्ट? और अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं नीट के एग्जाम के लिए 2022 के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। डिस्क्रिप्शन में वैसे नंबर भी है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं 8219356084 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? या फिर अगर आपको ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है दैट इज इन शिमला, इन संजोली, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। क्लियर? सो रेस्ट ऑफ द इंक्वायरी जो भी आपको चाहिए वो आप नंबर पर कॉल कर आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।